नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से वीआईपी ऑनलाइन स्कूल में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से 12 के अंदर समास किसे कहते हैं इस टॉपिक को हल करेंगे। ठीक है। अब वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है कि समास किसे कहते हैं। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल ही सिंपल है। आपको पता होगा कि दो या दो से अधिक अगर कोई शब्द, ठीक है, मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पद, ठीक है, दो या दो से अधिक पदों के मेल से उत्पन्न विकार क्या कहलाता है, विकार समास कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको डेफिनेशन पहले भी पढ़ी होगी। अब इसको हम आसान तरीके से देखेंगे कि समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं और समास को हम किन किन रूप में और कैसे पहचाने कि ये कौन सा समास है। ठीक है। तो यहाँ पर देखा कि परस्पर संबंध यानी उनके बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, कि वो एक मतलब सार्थक पद या फिर सार्थक शब्द का निर्माण करें। ठीक है। ऐसे दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं पदों का जो मेल होगा, अगर वो दोनों पद मिलते हैं और एक अलग शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है। अब एक उदाहरण देखते हैं। जैसे आपने देखा नीलकंठ, नीलकंठ का अर्थ होता है नीला है जिसका कंठ, नीला है कंठ जिसका। ठीक है। तो यहां पर देखें नीलकंठ और यहां पर इसका मतलब है नीला है जिसका कंठ। ठीक है। तो उसको हम शिवजी भी कह सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर जो विकार उत्पन्न हुआ है किन्हीं भी, जैसे नीला है कंठ जिसका, ये दो या दो से अधिक पद हैं, इनको मिलाएंगे तो नीला है कंठ जिसका वो क्या बनेगा, नीलकंठ। और नीलकंठ क्या किसे कहते हैं, हम शिव जी को भी कहते हैं। ठीक है। तो ये एक समास का उदाहरण था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। ठीक है। तो आपको पता है, यहां पर लिख दूं मैं, समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के आपको पता है कि 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से। तो दोस्तों ये समास के 6 भेद है। तो पहला भेद है अव्यय भाव समास। ठीक है। अव्यय भाव समास, इसकी डेफिनेशन, इसके कुछ उदाहरण कि हम कैसे पहचाने कि ये समास अव्यय भाव समास है। ठीक है। उसके बाद आता है तत्पुरुष समास दूसरे नंबर पर। तो तत्पुरुष समास क्या होता है, कैसे इसकी पहचान की जाती है, इसके उदाहरण और इसको भी कितने भागों में बांटा जाता है उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। कर्मधारय समास क्या होता है, इसके कुछ उदाहरण, वैसे ही द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो इन 6 भेदों को हम इस वीडियो के अंदर धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हमारे अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो जो पहला उदाहरण है अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास। ठीक है। तब अव्यय भाव समास क्या होता है, ऐसा समास जिसका पहला पद तो प्रधान होगा और दूसरा पद अव्यय होगा। ठीक है। यानी कि जो पहला पद, जिसका पहला पद प्रधान, प्रधान का मतलब जिस पर ज्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है, उसी पर
ये वाक्य या फिर समास आधारित होता है। तथा दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, गौण हो। ठीक है, दूसरा पद क्या हो, गौण हो। यानी कि उस अव्ययभाव समास के अंदर आपको सिर्फ पहले पद पर ही उसके अनुसार ही आपको वाक्य बनाना है, फिर समास की पहचान करनी होती है। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है अव्ययभाव समास जिसका पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद गौण होता है। तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के आपको क्या मिलेगा कि आपको एक उदाहरण दिया यथा समय। ठीक है, यथा समय क्या होता है, समय के अनुसार, समय के अनुसार। तो यहाँ पर आप देखें कि समय का ही यहाँ पर मेन रोल है, यानी यहाँ पर पद है जो समय वो क्या है, प्रधान माना जाएगा। तो इसलिए ये क्या होगा, अव्ययभाव समास कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर और उदाहरण देखते हैं। आजन्म, आजन्म है तो आजन्म मतलब जन्म भर, यानी पूरे जीवन। ठीक है, तो यहाँ पर जन्म को इसका प्रधान माना गया है। तो ये अगर पहला पद प्रधान होता तो अव्ययभाव समास का ही एक उदाहरण बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि भरपेट, तो यहाँ पर पेट भर कर। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा जोर कहाँ दिया गया है, पेट पर दिया गया है। तो यहाँ पर ये पहला पद प्रधान होगा और ये अव्ययभाव समास का एक उदाहरण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं। यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति होता है कि शक्ति के अनुसार, यानी जहां पर आपको देखिए यथा शब्द का ज्यादा यूज होता है तो वो ज्यादातर अव्ययभाव समास का ही उदाहरण होता है। तो यहाँ पर आएगा शक्ति के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण देखे अव्ययभाव के, आपको पहचान भी पता चल गई कि पहला पद प्रधान होगा और दूसरा पद गौण, तो वो क्या कहलाएगा, अव्ययभाव समास कहलाएगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा था तत्पुरुष समास। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है तत्पुरुष समास, जो कि समास का दूसरा पार्ट है, दूसरा भेद है। ठीक है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास की डेफिनेशन क्या होगी देखते हैं। अव्ययभाव का बिल्कुल ही विपरीत है। जैसे अव्ययभाव में क्या था, पहला पद प्रधान दूसरा गौण, तो यहाँ पर क्या होगा, पहला पद तो गौण होगा और दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद यहाँ पर प्रधान होगा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, यानी कि दूसरे पद पर इस पर जोर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर समास बनाते समय जिस कारक विभक्ति का लोप होता है तो उसके आधार पर हम समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो तत्पुरुष समास है इसको भी 6 भागों में बांटा गया है कारक विभक्ति के अनुसार। ठीक है, तो वे 6 भेद कौन कौन से हैं, 6 भेद हैं। किसके 6 भेद हैं, तत्पुरुष समास के। ठीक है, किसके अनुसार बांटा गया है, ये कारक विभक्ति के अनुसार बांटा गया। तो कारक में पहला कारक क्या आता है, कर्ता, लेकिन यहाँ पर हम कर्म लेंगे। ठीक है, तो पहला आपका जो तत्पुरुष समास का भाग है वो है कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है करण, दूसरे नंबर पर क्या आएगा, करण तत्पुरुष समास। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 4 नंबर पर आपादान, आपादान तत्पुरुष समास। 5वें नंबर पर आपके सामने है संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, लास्ट 6 नंबर पर है अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है,
तो ये 6 कारक विभक्ति है जो तत्पुरुष समास के अंदर आती है। पहली कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और करण अधिकरण। ठीक है, तो अब इनको पहचाने कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा कर्म तत्पुरुष समास है, क्या ये कर्ण तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो इनकी पहचान क्या होगी, आपने पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को, तो इसकी पहचान क्या होगी, को होगी। यानी कि दो वाक्यों के अंदर, दो पदों के बीच में कारक विभक्ति चिन्ह यानी कि को आता है, तो सॉरी कर्म तत्पुरुष समास के अंदर को आता है, तो इसका मतलब आप उसको पहचान लेंगे। ठीक है, करण की पहचान क्या है, से या फिर के द्वारा। अगर किसी दो पदों के बीच में से या के द्वारा आता है तो वो कर्ण तत्पुरुष समास होगा। संप्रदान का क्या होता है, संप्रदान होता है के लिए। अपादान के अंदर क्या होगा, से। अपादान क्या हो गया, से। यहां पर ये अलग होने की बात कर रहे हैं, अलग होने पर। ठीक है, अपादान में क्या होगा, से का यूज हुआ इसमें अलग होने के लिए। ये जो से है ये आपको सिंपली दिखाई देगा, लेकिन जब आप किसी भी दो पदों को अलग करते हैं, दो वस्तुओं को, दो प्राणियों को, तो वो जो से होता है वो अपादान के अंदर आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अब आते हैं संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास क्या होगा, का, के, की। अगर किसी भी दो पदों के बीच में ये तीनों चीज आती हैं तो वो संबंध तत्पुरुष समास होता है। अधिकरण के अंदर क्या होगा, में या फिर पर। ठीक है, अब कुछ उदाहरण देखते हैं। यानी कि यहां पर देखा सुख प्राप्त, क्या क्या हमने, सुख प्राप्त, यानी कि सुख को प्राप्त, सुख को प्राप्त। यानी कि आप समझ गए, इन दोनों के बीच में को आया है, तो को क्या है, एक कर्म तत्पुरुष समास का ही एक उदाहरण है। ठीक है, तो यानी कि अगर किसी भी दो पदों के बीच में को आता है तो वो तत्पुरुष समास का ही उदाहरण बनता है। अगला आता है से या फिर के द्वारा। तो यहाँ पर एक उदाहरण लेता हूं, रेखा के द्वारा अंकित, यानी कि इसको लेते हैं रेखांकित। ठीक है, तो रेखांकित आया तो इसका मतलब क्या होगा, रेखा के द्वारा अंकित, इसको बोलते हैं रेखांकित। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पर संप्रदान, तो यहाँ पर आता है के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोला विद्यालय के लिए, विद्या के लिए आल्य, तो क्या बन गया, विद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यालय क्या होता है, विद्या के लिए आल्य, विद्या का मंदिर होता है विद्यालय। तो यहाँ पर के लिए आया है तो उसको मतलब ये संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अब उसके बाद आते हैं अपादान, यानी कि अलग होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी अब देखते हैं ऋण से मुक्त, एक उदाहरण है ऋण से मुक्त। यानी कि पहले क्या था, वो व्यक्ति ऋण में था, अब वो ऋण से मुक्त हो गया। यानी कि यहाँ पर अलग होने की बात की, जो व्यक्ति है वो ऋण से अलग हो गया, तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक, सॉरी ऋण मुक्त बोलते हैं इसको। ठीक है, जो ऋण मुक्त है यानी ऋण से मुक्त हो गया, अलग होने की बात आई है, तब ये संप्रदान होगा। और ये जो से होता है वो किसी भी अलग वाक्य के लिए यूज होता है। ठीक है, संबंध का मतलब आता है किसी भी दो पदों के बीच में संबंध बताना। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया कि राजा का महल, तो क्या होगा, राजमहल कहलाएगा। ठीक है, राजा का महल क्या कहलाएगा, राजमहल। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक उदाहरण देखा संबंध तत्पुरुष समास का। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं आखिरी आपका है अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसकी पहचान होती है में या पर। तो यहाँ पर देखते हैं कि दानवीर, दानवीर क्या होता है, दान में वीर, तो उसे क्या कहेंगे आप, दानवीर कहेंगे। तो में आया है, तो में है तो क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास उसके अंदर होगा। तो यहाँ पर एक और देखते हैं कि घोड़े पर सवार, तो घोड़े पर सवार क्या होता है, घुड़सवार। तो
अगर आपको पता है कि घुड़सवार आएगा तो घुड़सवार का मतलब होता है घोड़े पर सवार होना, तो ये क्या होगा आपका अधिकरण तत्पुरुष समास का एक उदाहरण। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आपने समास किसे कहते हैं और समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं, और आपने पहला अव्यय भाव और दूसरा तत्पुरुष समास और उसके भी भेदों को आपने यहाँ पर देखा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगे। आगे आने वाले वीडियो में भाग 3, 4, 5 और 6 इन सभी को हल करेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।